हाय दोस्तों, आज से तकरीबन 8 साल पहले यानी 26 मई 2014 को गुजरात के सीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज उन्हें 8 साल हो गए हैं और तमाम बीजेपी शासित प्रदेश, बीजेपी रूल स्टेट्स, तमाम बीजेपी दफ्तरों में और तमाम बीजेपी ऑफिसेज में और तमाम मीडिया हाउस में, मीडिया के डिबेट्स में, तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आज उनकी पिछले 8 सालों की कामयाबी की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। किस तरीके से पिछले 8 सालों में मोदी जी ने देश का और देश के लोगों का विकास किया है, किस तरीके से हमारा भारत पिछले 8 सालों में विश्व गुरु बनने की तरफ है या बन चुका है। तो आज हम इसी 8 सालों पे समीक्षा करते हैं कि पिछले 8 सालों में क्या पाया जनता ने, क्या पाया देश के लोगों ने और क्या पाया देश ने। सबसे पहले हम बात करते हैं किसानों की। मोदी जी ने वादा किया था और कहा था कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो किसान की आय दुगुना कर देंगे, किसान की आय डबल हो जाएगी आने वाले 5 सालों में। यानी 2022 तक जब भारत अपना 75वां आज़ादी का जश्न मनाएगा, उस वक्त में हम किसानों की आय दुगना कर देंगे। आज 2022 चल रहा है, क्या किसानों की आय दुगुना हुई? ये एक सवाल है। आप ये पहले वीडियो देख लीजिए। आप भी हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय। जो किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने 1 साल से ज़्यादा तकरीबन 378 डेज सड़कों पे बैठ के बिताया है। वो धूप में, वो बारिश में, वो दिल्ली की कड़ाकी ठंड में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये हमारी आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा और सबसे लंबा प्रोटेस्ट रहा है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट किसानों ने किया अपने हक के लिए और वो भी इसी 8 सालों में हुआ। तकरीबन 700 प्लस किसानों की मौत हुई। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक लिस्ट दी थी सरकार को कि इस प्रोटेस्ट के दौरान हमारे इतने किसान शहीद हुए हैं, तो 700 किसानों की जान गई इस प्रोटेस्ट में। अब वो भूल सकते हैं हम बीजेपी नेता का बेटे ने किस तरीके से किसानों पे गाड़ी रौंद दी, किसानों को कुचलते हुए चला गया। ये तमाम चीज़ें भी पिछले 8 सालों में हुई है। जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो किसान की आमदनी दुगना करने की बात कर रहे थे, और दरअसल ये 8 सालों में किसानों के साथ में क्या हुआ, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये भी देखिए आप। और हम बात करते हैं रोजगार की। आदरणीय मोदी जी ने उस वक्त में 2014 से पहले जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आंकड़े की बात नहीं करता हूं कि कोई कहता है कि मोदी जी ने 2 करोड़ का जॉब देने का हर साल वादा किया था, कोई कहता है कि हर साल 1 करोड़ जॉब देने का वादा किया था। ठीक है, उसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि मोदी जी ने सब युवाओं को, शिक्षित लोगों को रोजगार देने की बात की थी। तो क्या उन्हें रोजगार मिला, ये एक सवाल है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। मैं 2014 में बेरोजगारी दर 5.6% थी और आज 2022 में वो बढ़कर 7.83% हो गई है। तो बेरोजगारी पिछले 8 सालों में बढ़ी है और ये CMIE का आंकड़ा है। ये तो युवा अनएम्प्लॉयड है, रोजगार खत्म हो गया है, नहीं के बराबर है, और ये भी पिछले 8 सालों में ही हुआ है। 2014 में काले धन को लेके मोदी जी ने क्या कहा था, वो आप ये वीडियो में सुनिए पहला, फिर हम बात करते हैं। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा
एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो काला धन जो विदेशों में जमा है, किसानों का, मजदूरों का, हमारे देशवासियों का जो पैसा काले धन की शक्ल में बाहर मुल्कों में जमा है, वो तमाम पैसा हम लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारे भारतवासी का पैसा है। क्या ये काला धन आया अभी तक? और मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, स्विस बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें स्विस बैंक ने कहा था कि भारत की जमा पूंजी जो विदेश बैंकों में है काले धन की शक्ल में, वो बढ़कर 20,700 करोड़ हो गई है। 20,700 करोड़ हो गई है, 13 सालों में सबसे ज़्यादा। और काले धन के बारे में 2014 में हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त में गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जब काला दिन आएगा तो लोगों के खाते में 15-20 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। क्या वो 15-20 लाख रुपए किसी एक भी भारतीय के खाते में आए हैं क्या? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड वो चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टी चंदा ले सकती है पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से। अगर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा देना चाहता है तो वो चंदा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की शक्ल में दे सकता है, और ये चंदा जो उसे मिला है ये गुप्त रखा जाएगा। मतलब जो चंदा कितना पैसा किसने कौन सी पार्टी को दिया है ये सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी के पास आता है। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है, जो पार्टी काले धन के खिलाफ थी, जो पार्टी काला धन खत्म करने वाली थी, काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी, और वो पार्टी का अपना चंदे की शक्ल में काला धन अपने पास ले रही है। यह है ना कितनी बड़ी विडंबना। मोदी जी ने 2014 में ये भी कहा था कि महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई की मार लोगों में पड़ रही है। क्या उस वक्त की सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, उन्होंने महंगाई का म भी नहीं कहा। और ये बात सही है, आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां आया, देर से आया, तो सॉरी बोला कि नहीं बोला? आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? एक बार नहीं 2 बार मांगी कि नहीं मांगी? इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। चरम सीमा पर है। 24 सालों में सबसे ज्यादा थोक मुद्रा बाजार यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.08%, 9 सालों में सबसे ज्यादा खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल प्राइस इंडेक्स 7.79%, 8 सालों में सबसे ज्यादा। गैस का भाव 1000 रुपया, पेट्रोल 120 पार, डीजल 100 पार, खाने का तेल 200 पार। आज महंगाई का आलम यह है कि तमाम जनता महंगाई से परेशान है। 2014 में पेट्रोल 71 रुपीस था,
आज पेट्रोल 110 रुपये से ऊपर है। डीजल 2014 में 55 रुपया था, आज डीजल तकरीबन 100 रुपये से ऊपर है। क्या महंगाई कम हुई? जो वादा हमारे मोदी जी ने उस वक्त के जो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई को काबू में लाएंगे, क्या ये 8 सालों में महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? और एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई डाउट नहीं है कि देश ने आपका साथ दिया, आपकी बात पे भरोसा किया, आपके वादे पे भरोसा किया। उसका नतीजा है कि बीजेपी की सरकार 2014 में क्लियर मेजॉरिटी से चुन के आई और आप यानी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जनता ने दोबारा आपका साथ दिया, आप पे भरोसा किया और 2019 में दोबारा आपको सत्ता में लेके आए। पूरी मेजॉरिटी से फिर एक बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और फिर से आप यानी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर दोबारा प्रधानमंत्री बने। लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने साथ दिया, लेकिन क्या सबका विकास हुआ? क्या लोगों का विकास हुआ? क्या इस देश का विकास हुआ? क्या ये देशवासियों का विकास हुआ? नहीं, विकास हुआ सिर्फ उन 1% पूंजीपतियों लोगों का हुआ जिनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। अडानी का, अंबानी का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास हुआ, एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रियाँ हो गई, ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन गरीब और गरीब हो गया। या पिछले 8 सालों में ये चीज़ ज़रूर हुई है कि अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया, आज रुपया इतना सस्ता और इतना कमज़ोर डॉलर के मुकाबले पहले कभी नहीं था। आज $1 की कीमत 77.69 रुपीज़ है और वही 2014 में $1 की कीमत तकरीबन 60 रुपये के आसपास थी। तो डॉलर रुपये के मुकाबले इतना कमज़ोर पहले कभी नहीं हुआ था और यही गिरते हुए रुपये के भाव को, गिरते हुए कमज़ोर होते हुए रुपये को लेके आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा था, आप सुन लीजिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। पिछले 8 सालों में देश की माइनॉरिटीज को कंटिन्यूस तौर पर टारगेट किया जा रहा है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे लोगों को लड़ाने की एक कंटिन्यूस एफर्ट चालू है। लिंचिंग के नाम पे कई मुसलमानों की जान गई, काउ लिंचिंग के नाम पे, मॉब लिंचिंग के नाम पे, मीट खाने के नाम पे कई मुसलमानों की जान गई, हत्याएं हुई। अभी तो बाकायदा धर्म संसदों में मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की, मुसलमानों का नरसंहार करने की, मुसलमानों को मरने मारने की बात हो रही है। मुसलमानों की बहू बेटियों को घर से निकालकर खुलेआम रेप करने की धमकी दी जा रही है। ये भी इसी 8 सालों में हो रहा है। इतनी नफरत और इतना तनाव इससे पहले देश में कभी नहीं था। आज लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे लड़ाया जा रहा है। लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है, एक कौम के खिलाफ भरी जा रही। क्या मैं तो बोलूँगा कि भर चुकी है, डाल चुके हैं लोग। आज इसीलिए लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं। लोग इस बात की खुशी हैं कि बस मोदी जी ने मुसलमानों को टाइट किया हुआ है, इसमें लोग खुश हैं। आज शिक्षा का मसला, स्वास्थ्य का मसला, पानी बिजली सड़क का मसला, रोजगार का मसला, बढ़ती महंगाई का मसला, बढ़ते दाम का मसला, बिगड़ती अर्थव्यवस्था का मसला, तमाम मसले देश में है, लेकिन कोई इस मसले पे बात नहीं करता है। और बीजेपी 8 सालों का जश्न मना रही है। देश की अर्थव्यवस्था एकदम खराब स्टेज में, देश का कर्जा अब तक का सबसे ज़्यादा 2014 से पहले देश का कर्जा 53 लाख करोड़ रुपए था। आज देश का कर्जा तकरीबन 140 लाख करोड़ के आसपास है। इस पर कोई बात नहीं करता। देश की अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है, जीडीपी एकदम कम है, महंगाई एकदम ऊपर है, पेट्रोल का और तमाम चीज़ों का भाव आसमान छू रहा है, लेकिन आज इस पर कोई बात नहीं करता मुद्दों पे। लेकिन जश्न मनाया जा रहा है
कि मोदी जी के सफलतापूर्वक 8 सालों का, ये 8 सालों में क्या हुआ है? ये 8 सालों में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे चोर लोगों ने देश का पैसा चोरी करके विदेश भाग गए हैं। इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। जो हमारा इतिहास है उसे बदलने की कंटिन्यूस कोशिश की जा रही है ताकि लोग इतिहास भूल जाए। विपक्ष को, दूसरा, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है। तीसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म जो होता है, संवैधानिक राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नेशनलिज्म, संवैधानिक राष्ट्रवाद को खत्म करके कल्चरल नेशनलिज्म लाया जा रहा है। यानी संवैधानिक राष्ट्रवाद को खत्म करके एक कल्चरल नेशनलिज्म लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है। हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में। मीडिया डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ माना जाता है, मजबूत पिलर होता है एक डेमोक्रेसी का। मीडिया का काम होता है कि वो जनता की बात, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार से सवाल करे, मुद्दों पे और चीजों पे सरकार से सवाल करे और जनता की जो चीजें हैं वो सरकार से पूछे और जनता तक उसका जवाब पहुंचाए। एक मीडिएटर का काम करता है। कौन? मीडिया। लेकिन मीडिया का इतना गिरता हुआ स्तर इससे पहले कभी नहीं था। आज तमाम मीडिया एक सरकार की चाटुकारिता कर रहा है, सरकार के गुण गा रहा है, सरकार का एक प्रोपेगेंडा चैनल बन के रह गया है। इतना गिरता हुआ स्तर मीडिया का इससे पहले कभी नहीं था जो ये 8 सालों में हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और तमाम देशवासियों से एक ही अपील है कि देश हमारा है। हमने देश के नेताओं को चुन के भेजा है, हमने पार्टियों को वोट दिया है, ये हमारा दायित्व है। और हमने क्यों वोट दिया? हमने इसलिए वोट दिया कि मुद्दों के लिए वोट दिया, कि एक एजेंडे के तहत वोट दिया कि हम जिस पार्टी को चुन रहे हैं, जिस नेता को वोट दे रहे हैं, वो आके हमारी भलाई का, हमारे डेवलपमेंट का, हमारे रोजगार का, ये हमारे देश को तरक्की दिलाएगा, ये तमाम काम करेगा। क्या ये पार्टी और क्या ये नेता जो उन्होंने वादा किया था वो वादे पे कायम है? क्या उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया? अगर आपने कुछ मुद्दों पे वोट दिया था तो ये आपका अधिकार है कि आप सरकार से सवाल करें कि हमने आपको इस मुद्दे पे वोट दिया था, ये मुद्दा क्यों नहीं हो रहा है। हमने आपको मंदिर मस्जिद के लिए, नफरत फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए, मारपीट के लिए, असुरक्षा के लिए, हमने आपको बेरोजगारी के लिए वोट नहीं दिया था। हमने आपको देश की तरक्की के लिए, देश के लोगों की तरक्की के लिए वोट दिया था। तो अगर सरकार नहीं करती है तो हर एक लोगों का दायित्व और फर्ज है कि अपने आंख से अंधभक्ति की पट्टी उतारकर सरकार से सवाल करें, सरकार से पूछे कि जिस मुद्दों पे हमने आपको वोट दिया था कि वो मुद्दे पे आप सफल है या असफल है। कम से कम इतना पूछने का तो हमारा राइट है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अंधभक्ति की पट्टी हटाओ और दिल के अंदर की देशभक्ति जगाओ।